मार्केट के समय दिमाग में है, आप मुझे वो जो भी आपको उसमें अच्छा लगे एक्सप्लेन करिए। एक तो ये तिमाही नतीजे हमने कहा कि अच्छे थे, बहुत शानदार नहीं थे कि मतलब कोई तोड़फोड़ नंबर आए, किसी में कुछ गड़बड़ किसी में कुछ गड़बड़। जैसा अभी गुरमीत आप कह रहे थे, डाबर के सीईओ ने, मोहित जी ने बताया, वैसे आज मैं पीडीलाइट से बात कर रहा था तो मुझे भरत जी ने बताया कि टियर 1, 2, 3 सिटीज़ में काफ़ी अच्छी, मतलब मेट्रो से ज़्यादा ग्रोथ उनको वहाँ पे मिली है, तो शायद वहाँ पे रिकवरी हो रही हो। दूसरा, अमेरिका में जो ब्याज दरें वगैरह बढ़ने की फिर आशंका बढ़ गई है, हालांकि स्ट्रीट डिवाइडेड 50-50 हो गया है, ब्याज दर गिरने के बावजूद लोग कह रहे हैं कि नहीं और बढ़ेगी महंगाई की वजह से। तीसरा पॉइंट, जो बाजार के इन्वेस्टर ट्रेडर्स ने, उनकी चॉइसेस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं। मतलब सेक्टर रोटेशन के लिए हम लोग ने एक शो भी किया था कि इंडेक्स छोड़ो सेक्टर पकड़ो और वही फायदा होगा आपको। वहाँ पे भी आप देखिए एक एक हफ्ते में लोगों की चॉइसेस बदल रही हैं, तो इसलिए मार्केट कंफ्यूज हो सकता है। ट्रेडिंग में दिलचस्पी ज़्यादा है ना, कैश में काम कम हो रहा है, ट्रेडिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। 3:30 बजे से पहले निकल लो, कल पता नहीं क्या होगा, रोज़ दिन भर, तो उससे भी मार्केट को एक डायरेक्शन मिलने में। और पांचवा जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये इलेक्शन ईयर है। अब से सिर्फ 40-50 दिन बाद ये सिलसिला शुरू हो जाएगा और अगले साल मई तक चलेगा। क्या ये भी एक मार्केट के दिमाग में कंसर्न है? संजय जी, आपसे शुरू करता है, एक एक बताइए इसमें से आपको कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मार्केट के डायरेक्शन में बाधा बनने या उसको फेल करने के लिए? तो देखिए, जो ग्रोथ को लेके असमंजस है, मेरे ख्याल से आज सबसे बड़ी चैलेंज वही है, क्योंकि मॉनसून का एक बहुत बड़ा असर पड़ता है रूरल कंजम्पशन पे। और जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कि भले एग्रीगेट नंबर अगर आप देखें तो मॉनसून नॉर्मल है, लेकिन अगर उसकी आप स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो कहीं पर बहुत ही ज्यादा है और कहीं पर बहुत ही ज्यादा डेफिशिएंट है। तो जब ओवरऑल ये मॉनसून का सीजन खत्म होगा तो उसका अलग अलग ज्योग्राफी पर किस तरह का असर छोड़ के जाएगा, वो एक बहुत बड़ा कारण बनेगा जो रूरल कंजम्पशन के रिवाइवल के प्रति। तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी, अभी अर्बन कंजम्पशन जो है वो स्ट्रांग है, और जैसा आपने कहा, और शायद वो एक एडिशनल पॉइंट है इसमें, कि इलेक्शन ईयर होने के कारण सरकार की स्पेंडिंग जो है वो फ्रंट फुट पे है, और खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं उनमें सरकार की स्पेंडिंग जो है बहुत ज्यादा है। तो हम सब जानते हैं कि जब खर्च होता है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। तो हो सकता है कि पैसा सरकार खर्च कर रही हो रोड बनाने में, लेकिन उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट कई अलग सेक्टर्स में देखा जाएगा। तो इलेक्शन ईयर होने के कारण ये जो सरकार की स्पेंडिंग है, अगर वो फ्रंट फुट पे है तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट हमको लगता है कि ओवरऑल कंजम्पशन पे दिखेगा, और ज्यादातर हो सकता है कि शायद आज के दिनों में वो अर्बन कंजम्पशन पर ज्यादा दिखे, रूरल में कम दिखे। रूरल पर मानसून का प्रभाव जो है वो ज्यादा पड़ेगा। लेकिन कुछ देर पहले आप ही के स्क्रीन पर जो दिखाया जा रहा था विजुअल, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन दिया है, वो अगर आप देखें तो वो थोड़ा डिस्टर्बिंग है, इन द सेंस कि पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में जो इन्फ्लेशन की दर है वो ऊपर की तरफ बढ़ती हुई जा रही है, और फिर चौथी तिमाही और अगले साल की पहली तिमाही में वो कम होता नजर आ रहा है। यानी कि हम ये जो समझ रहे थे कि इन्फ्लेशन पर हमारी जो पहल है वो सक्सेसफुल हो गई और हम इन्फ्लेशन को काबू में ला पाए, वैसा लग नहीं रहा। और अगर आप बाजार में जाएं तो साफ दिखता है जिस तरह से कि सब्जियों के दाम ऊपर की तरफ हैं और फ्रूट्स के दाम भी बढ़े हुए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है कि अगर मॉनसून भी खराब रहा और सब्जियों के दाम बढ़े हुए हैं, और अगर मान लीजिए कि सोइंग सीजन भले सक्सेसफुल रहा लेकिन फाइनल क्रॉप प्रोडक्शन अगर कम रहे तो उसका क्या असर हो सकता है। तो इन्फ्लेशन भी एक चिंता का विषय हो सकता है कि सरकार खर्च कर रही है, इनकम का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन सप्लाई साइड के कंस्ट्रेंट्स हो जाएंगे जिसके कारण इन्फ्लेशन पे दबाव बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि ये सब जो है ये चिंता का कारण हो सकते हैं, जो अभी उतने बड़े रूप में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आगे जाकर हाँ एक बड़ा सा रूप ले सकते हैं। ओके, मनीष जी, मैं ये जो सेकंड टॉपिक था हम लोगों का कि महंगाई का एक प्रेशर बन रहा है, इसको मैं ले ही आता हूँ यहाँ पे बीच में। आरबीआई ने अपने प्रोजेक्शंस बढ़ा दिए कि इस साल के अंत तक 0.3% बढ़ाए उन्होंने। क्रूड जो है वो
90 के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है और कम होने की संभावना नहीं लग रही, क्योंकि ओपेक ने बहुत मैसिव प्रोडक्शन कट किया है। क्या ये एक ऐसा चैलेंज बनना जिसको अभी हम लोग अंडर एस्टिमेट करेंगे, हम लोग इंडिया वाले अंडर एस्टिमेट करने का, उनको लग रहा महंगाई इतनी बड़ी चुनौती दोबारा बन सकती है? तो इसका नीरज है ना, रिलेशन उसी बात से है, इलेक्शन ईयर जो आपने बोला था। हाँ। कि बेसिकली एक तो जनरल फ्रेम अपना, कई बार बात हुआ इस बारे में कि ये जो 2024 तक न सिर्फ ये किसी को पता नहीं कि किसकी गवर्नमेंट आएगी, लेकिन जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आएगी वो अलग होगी, है ना। जो मैंडेट अब सारे अब वो बीजेपी के स्टेट्स हो या मध्य प्रदेश में आप जाके देखेंगे तो क्या हो रखा है, और राजस्थान में या कर्नाटक में हुआ है वो देखिए। तो मोटा मोटी कंसेंसस पॉलिटिकल अपैरेटस में यह है कि आपको अगर रीविन करना है तो आपको रीडिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो इसके चक्कर में करीबन 0.5% के आसपास में मेरा एस्टिमेट है कि फिस्कल स्लिप हो रहा है रन अप टू इलेक्शन में हर स्टेट के अंदर, ठीक है। और जो शायद अब बिकॉज सेंट्रल इलेक्शन कोइंसाइड कर रहा है तो और ज्यादा होगा। ये जो पैसा है ये जनरली बढ़ता है, तो ये बहुत इन्फ्लेशनरी होता है। अब जो इंडियन इन्फ्लेशन है वो ग्लोबल इन्फ्लेशन से कोई लिंक नहीं है इसका। 2011-12 वाला सेटअप है ये, दुनिया में कहीं इन्फ्लेशन नहीं था, सिर्फ हमारे यहाँ था। तो उसका रीजन ये है कि जो ओरिजिन है हमारी इन्फ्लेशन का, टमाटर के भाव अगर बढ़ रहे हैं तो वो लोकल है, और उसका वो बहुत लाइकली है कि अगला साल भर ये प्रेशर रहेगा। और मेरे ख्याल है कि देखिए, थोड़ा हिस्टोरिकली कोई लोगों को समझना हो इस चीज को, तो हर 10 साल के अंदर इंडियन का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो चेंज होता है। जो एक पूरा कंसेंसस था, हमने पूरी गवर्नमेंट ने पिवट किया था इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस रीडिस्ट्रीब्यूशन, वो वापस से रिवर्स होगा मेरे ख्याल से, जो हर 10 साल में होता है अगर पिछले 40-50 साल के इतिहास को आप देखें तो वो एक थोड़ा सा एक इन्फ्लेशनरी रहता है। तो इलेक्शन और इन्फ्लेशन जो है वो काफी वेल वेडेड हैं दोनों अभी इंडिया में, और ये यूनिक है, लोकल है, इसका ग्लोबल से बहुत लिंक नहीं है। तो एक तरफ मेरा ये व्यू है कि यूएस ट्रेजरीज जो हैं और यूएस रेट्स जो हैं वो पीक हो गई हैं। मेरा ये भी व्यू है कि यूएस के अंदर एक मेजर डिसइन्फ्लेशन हो सकता है, और उसकी वजह से मेरा जो सबसे बड़ा ट्रेड है एक ग्लोबल मैक्रो है कि और लॉन्ग यूएस ट्रेजरीज को अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, टीएलटी जिसको बोलते हैं, तो वहां पे एक बड़ा पैसा बन सकता है। तो ग्लोबल इन्फ्लेशन हो, अब चाइना के अंदर डिफ्लेशन है एब्सोल्युटली, यूरोप के अंदर डिफ्लेशन है, यूएस के अंदर रन रेट बेसिस के ऊपर एक्चुअली एक्स शेल्टर जो है वो 0 इन्फ्लेशन हो गया है लास्ट 3-4 महीने में। लेकिन लोकली इन्फ्लेशन का जो रिवर्सल हुआ है वो बहुत लोकल रीजन की वजह से हुआ है। 2010-11 के अंदर वो एमएसपीज के चलते हुआ था, इस बार रीडिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली आदमी के पास में पैसा पहुंचाएंगे हम लोग, तो वो जो खरीदता है जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज होता है उसके भाव बढ़ेंगे। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर 50% इन्फ्लेशन जो है वो रोजमर्रा की चीजें हैं, ऐसा यूएस में नहीं है, ऐसा यूरोप में नहीं है, हमारे यहाँ है। तो अगर आटे दाल के भाव अगर बढ़ेंगे, हमारे यहाँ टमाटर के भाव बढ़ेंगे, तो इन्फ्लेशन बड़ा बदतमीजी कर सकता है, तो वो कर रहा है। और अनफॉर्चुनेटली ये पूरा 6-12 महीना ऐसे ही रहेगा। इसको आप शक्तिकांता दास इसको मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग करके नहीं डील कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जब यूएस ईज करने की कंडीशन में होगा तब भी इंडिया डिलेड ईजिंग होगा। तो इसके लिए इंडिया और यूएस की इंटरेस्ट रेट्स में जो बहुत बड़ा कंप्रेशन आ गया था वो वापस से वाइडनिंग चालू होगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मनीष जी ने रखा है कि ये ऐसा क्रीपिन हो रहा है ना धीरे धीरे इन्फ्लेशन वाला, कि वो कैसे टैकल होगा। अभी देखिए ना, टमाटर 200 रुपये किलो गुरदीप जी, और इलेक्शन ईयर है, पैसा खर्च हो रहा है। राजस्थान में देखिए, मध्य प्रदेश में देखिए, बिजली फ्री, 5 लाख नहीं 25 लाख का इंश्योरेंस मिलेगा आपको फ्री में, लैपटॉप बटेंगे, अभी साइकिल। अभी तो ये पहले वाले हैं, प्रिकर्सर ट्रेलर है, अभी पिक्चर शुरू नहीं हुई है, अभी झड़ी लगेगी। तो मतलब इवेंचुअली वो जाके इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट करेगी, और उसका असर फिर गुरदीप जी के पोर्टफोलियो पर पड़ेगा ना सर। देखिए, गवर्नर साहब भी चिंता कर ही रहे हैं इसकी। नहीं, देखिए जी, मनीष जी ने अच्छी बात बोली। मुझे लगता है एक जो बड़ा कंसर्न मुझे लगता है कुछ जो जिसका शायद हो सकता है ये साल ना प्ले आउट हो बट इवेंचुअली होगा, ये जो यूएस का डेट क्राइसिस है, ये थोड़ा सा मुझे लगता है। अब उनका बजट फिस्कल डेफिसिट नंबर देखिए, बजट डेफिसिट नंबर देखिए, 1.5 ट्रिलियन क्रॉस कर चुका है वाइट। इंटरेस्ट पेमेंट जुलाई में उन्होंने करीबन $73 बिलियन की करी, तो $1 ट्रिलियन का इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं। हाउस होल्ड डेट 17 ट्रिलियन के आसपास है, क्रेडिट कार्ड डेट 1 ट्रिलियन है, स्टूडेंट लोन 1.5 ट्रिलियन है,
ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, मतलब और अगर ब्याज इतना ऊपर रहेगा तो कोई ना कोई क्रेडिट इवेंट आएगा, और क्रेडिट इवेंट की एक खासियत होती है वो बताता नहीं है, सडनली सडनली अपेयर होता है। तो ये एक रिस्क है ग्लोबल मार्केट्स को मेरे हिसाब से, जो कि एक बड़ा रिस्क है। और जैसा मनीष सर ने बोला कि जो क्राइसिस हमेशा आता है इंडिया के बाहर से आया है, जब भी बड़ा क्राइसिस आया है पिछले कुछ सालों से, जब से हम लोग मार्केट में, तो ये वॉच करना जरूरी है और थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करना चाहिए। और फिच ने इसी फिस्कल डिटेरियोरेशन की बात करी थी जब रेटिंग डाउनलोड किया था। सोशल सिक्योरिटी स्पेंडिंग से डेफिसिट स्पेंडिंग $500 बिलियन ज्यादा है, और बढ़ता जा रहा है। तो इसको कंटेन भी करना है और साथ में इंटरेस्ट कॉस्ट भी नीचे लानी है। दूसरा मुझे लगता है नीरज जी, एक जो इंडिया में जो ये जो लिक्विडिटीज की हम चर्चा इतना नहीं करते हैं, और हम थोड़ा हफ्ते मार्केट को एनालाइज करते हैं। मैंने पहले बोला है कि ये 2003 से 7 की साइकिल थोड़ा थोड़ा मिलती जुलती है। फर्क ये है कि तब आप शायद 12-13 के पी पे थे, अभी आप 20-21 के फॉरवर्ड पे हैं। और 2003 से 7 में भी 4 बड़े करेक्शन आए थे। एक तो 30% करेक्शन आया था मई और जून 2006 में। तो अच्छी साइकिल्स में भी करेक्शंस आते हैं और करेक्शंस हेल्दी है मार्केट के लिए। तो ये जो एनालिसिस है हमारा कि मंथ ऑन मंथ अच्छा रिटर्न बनना चाहिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वही एक्चुअली रिटर्न को कम करता है, इन्वेस्ट वो हमारा बिहेवियर इम्पैक्ट करता है। दूसरा, करीबन करीबन अगर आप लिक्विडिटी देखें अभी म्यूचुअल फंड्स की, तो करीबन करीबन 1.5 लाख करोड़ की लिक्विडिटी जो कैश पोजीशन है। तो अगर कोई एफआई सेल ऑफ होता है तो सामने कुछ हद तक लिक्विडिटी है, तो डोमेस्टिक कारण की वजह से इतना मुझे लगता नहीं इम्पैक्ट आएगा। और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लोज हैं, डोमेस्टिक फ्लोज, जो मुझे लगता है बहुत अंडर स्टेटेड है, डिस्कशन बहुत कम होता है, बट ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये आगे जाके और बड़ी फोर्स के रूप में आ गया है। गुरदीप जी, एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग आपने कही, मैं उसको समझना चाहता हूँ दोबारा से। आप देखिए, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और मार्केट 1-1.5 दिन से ज़्यादा उसका रिएक्शन नहीं देता। यूएस के 11 छोटे बैंकों को डाउनग्रेड किया गया, बड़े बैंकों को धमकी दी गई, येलो नामक एक ट्रांसपोर्ट कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इवन टपरवेयर बैंकरप्ट हो गई, और बहुत सारी कंपनियों में दिक्कत खड़ी हो रही। एक दिन का करेक्शन मैक्सिमम, वो भी फिर पलट के वही ऊपर आ जाते हैं। इंडिया में भी आप देखिए, कंपनियों ने बहुत खराब नतीजे किसी ने दिए, एक आध दिन करेक्शन, वो उसके बाद फिर ऊपर है। ये किस चीज़ का रेजिलियंस है? ये क्या मतलब, ये जो आप जो 2003 से 6 वाली एरोगेंस बता रहे हैं, वो है क्या? ये कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, बहुत ज़्यादा मतलब थिक स्किन हो गए हैं, गिराओ दिखाओ कितना गिरा सकते हो। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि फर्क नहीं पड़ता है। सर्टन, देखिए, जिस महीने अगर $4-5 बिलियन का सेलिंग होगा तो फर्क पड़ेगा। जब तक तो अभी आपने ईपीएफओ के नंबर आए नीरज जी, आपने देखा होगा 2 लाख पिछले क्वार्टर 13,500 करोड़ के आसपास ईपीएफओ ने ईटीएफ्स में लगाया, और अभी भी वो 15% की लिमिट पे नहीं है, अभी भी 10% के आसपास की लिमिट है। मतलब 4,500 करोड़ ईपीएफओ का मंथली इनफ्लो गया इक्विटी में। 15,000 करोड़ से ऊपर एसआईपी कब है, और अगर आप इंश्योरेंस और बाकी ऐड करेंगे डायरेक्ट तो और 2,000-3,000 करोड़ है। तो मोटा मोटा $2.5 बिलियन के आसपास का स्ट्रॉन्ग मंथ ऑन मंथ डोमेस्टिक फ्लोज है। थोड़ा बहुत मॉडरेट होगा ये करेक्शंस में, इसमें 10-20% का मॉडरेशन होता है, बट तो ये लिक्विडिटी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है और ये बढ़ेगी। जी, मैंने पहले भी बोला था कि जब मैं इंडस्ट्री में था आज से 10-12 साल पहले, रिलायंस म्यूचुअल फंड में होता था, 1,500 करोड़ की सिर्फ बुक होती थी, आज 15,000 करोड़ की है। तो ये नंबर भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे इकोनॉमी नए माइलस्टोन करेगी, तो एक जो डिपेंडेंसी है हमारी आउटफ्लो की, जो हम पहले एकदम से सडन आउटफ्लो से जो लार्ज करेक्शन आते थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल हम डीलिंक हो गए हैं, डिपेंडेंसी जरूर कम। संजय जी, ये